भिखारी भी अपना लंबा चौड़ा हथियार डालने से पीछे नहीं रहता है। लेकिन भिखारी जब 2-4 बार आगे पीछे करता नजर आया तो उसकी काट दी गई। दोस्तों, आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम अलीसा है। मेरी और मेरी माँ की जिंदगी में बहुत सारे दुख आए हैं। लोग कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। मैं एक जवान लड़की हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी माँ है। मेरी माँ बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। वो सिर्फ इशारों से बात करती है और बहुत बीमार रहती है। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने उनकी कुछ जांच करवाई। मैं कभी डॉक्टर के चेहरे को देख रही थी तो कभी बाहर की तरफ। मेरी माँ वहीं बैठी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। जो बात मेरे कानों ने सुनी उसी मेरा दिमाग मान ही नहीं पा रहा था। यह बात इतनी अजीब थी कि यकीन करना मुश्किल था। मेरा सिर चक्कर खाने लगा। मेरे दिल की हालात बहुत खराब हो गई। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और चेहरे पर पसीना आ गया। मैंने अपने हाथ से चेहरे का पसीना पोंछा। फिर बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और माँ का हाथ पकड़कर उन्हें क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिन पहले मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो जो भी खाती थी उन्हें उल्टी जैसा लगता था। मुझे लगता था कि उनका पेट खराब हो गया है, इसलिए मैं उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन जो खबर मुझे वहां सुनने को मिली, मुझे सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने मुझे अकेले अपने कमरे में बुलाया था। माँ बाहर कुर्सी पर बैठी थी। डॉक्टर ने बड़े आराम से मुझे बताया कि इस उम्र में औरतें कम ही गर्भवती होती है। मैं चुपचाप माँ का हाथ पकड़े उन्हें घर ले जा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। ये नीच हरकत किसने की होगी। मेरे घर में सिर्फ 3 लोग थे, मेरे पति, मेरे ससुर जी और मेरा छोटा देवर। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी माँ पूरा दिन मेरे साथ रहती थी। जब मैं रसोई में काम करती थी तो वो रसोई की मेज पर बैठ जाती थी। वो मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ती थी। उनकी तबीयत की वजह से मैं भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। दिन भर हम माँ बेटी घर में अकेले रहते थे। मेरे पति घर पर नहीं होते थे, मेरा देवर भी नहीं, और मेरे ससुर जी भी कभी कभी ही घर पर रहते थे। वो ज्यादातर अपनी दुकान पर चले जाते थे। फिर खाली समय में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते थे। रात को देर से घर लौटते थे। मेरे पति उमेश की मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था। मेरे ससुर जी ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरा देवर भी मेरी मां की बहुत इज्जत करता था। वो ज्यादातर अपने कमरे में रहता था। ना उसने कभी मुझे परेशान करने की कोशिश की और ना ही मेरी माँ से कुछ कहा। वो बस माँ के पास जाता, उनकी खैरियत पूछता और चला जाता। मेरे पिता का देहांत 7 साल पहले हो गया था। मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने एक ही शर्त पर रखी थी कि मैं अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ गूंगी थी और अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। इस उम्र में मेरे सिवा उनका कोई सहारा नहीं था। माँ ने मुझे पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने भी चाहती थी कि कभी उनका देखभाल में कमी ना करूं। मेरे सिवा उनका अपना कौन था। मैं उनकी सेवा करती थी और उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। जिस घर में पहले से लड़के की माँ होती, वो ये बात कैसे बर्दाश्त करती कि बहू के साथ उसकी माँ भी घर में रहे। इसलिए जिन लोगों ने शादी के लिए हाँ की, उनके घर में कोई औरत नहीं थी, बस 3 मर्द थे, मेरे ससुर, मेरे पति और उनका छोटा भाई। जब मैं विदाई लेकर ससुराल आई तो मेरे पति ने मेरी माँ के लिए पहले से एक अलग कमरा तैयार कर रखा था। मेरे पति मेरी माँ की बहुत इज्जत करते थे। मेरा देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो ज्यादातर वहीं रहता था और घर कम ही आता था। बाहर से कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे उन पर शक करना चाहिए, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी वो मुझे कुछ और ही बता रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच घर के मर्दों की तरफ चली गई। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे। वो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन जो माँ के साथ हुआ, अगर मैं ये बात ससुराल वालों से पूछती तो वो यकीनन मुझे और माँ को घर से निकाल देते। मैं बहुत परेशान थी। घर पर पहुंचकर मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। अगर उन्हें ये खबर सुनाई तो शायद उनका
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। वो पहले से ही बीपी की मरीज थी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं किस पर शक करूं? नीच हरकत किसने की? घर पहुंचकर सिर चकराने के साथ मैं माँ के कमरे में उनके पास बैठ गई। माँ ने मुझे इशारे से कुछ पूछा। मैंने कहा, क्या हुआ माँ? आप क्या कहना चाहती हैं? वो मुझे बताना चाह रही थी कि तू चुप क्यों? मैं बहुत बातूनी लड़की हूँ, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, लेकिन आज मेरी बोलती बंद हो गई थी। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने आपको दवा दी है, आप ठीक हो जाएंगे, आप आराम कर लीजिए। यह कहकर मैंने माँ को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद रसोई में चली गई। खाना बनाते वक्त भी मेरा दिमाग माँ की तरफ ही था। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन सब समझती थी। उन्हें भी सब महसूस होता होगा। आखिर उसके करीब कौन आता था? मेरे ससुर जी या मेरा देवर? मेरा दिमाग खींचने लगा, सिर में तेज दर्द होने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। मेरे पति अपने पिता और भाई के बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और माँ से कैसे बात करूं, उन्हें किससे बताऊं। जब उमेश ऑफिस से लौटे तो मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाए, लेकिन मैं मुस्कुराया भी नहीं पाई। जो मुसीबत मैं झेल रही थी वो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मुझे चुप देखकर उमेश ने पूछा, क्या हुआ? चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है। वो बोले, खाना खा लो फिर दवा ले लेना। मैं सोच ही रही थी कि खाने के बाद हम शॉपिंग पर चलें, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। माँ की रिपोर्ट मैंने अलमारी में छुपा दी ताकि कोई देख ना ले। मैं जानना चाहती थी कि माँ के कमरे में कौन आता है। रात को जब उमेश कमरे में आए, मैंने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो माँ के बारे में पूछने लगे। क्या हुआ माँ को? मैंने कहा, उमेश, आज रात मैं माँ के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। बोले, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। उमेश बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी माँ के मामले में मुझे रोका नहीं। मैं माँ के कमरे में जाकर उनके साथ लेट गई। मैं सो रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। माँ की घबराहट में मैंने महसूस कर रही थी। उनकी घबराहट देखकर मेरे होश उड़ गए। इतना, इसका मतलब कोई रात को उसके पास आता था। ये सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई, लेकिन उस रात कोई कमरे में नहीं आया। सुबह नाश्ते के बाद उमेश और मेरा देवर घर से चले गए। ससुर जी अपने कमरे में चले गए। मैं माँ को अपने कमरे में ले आई, लेकिन मैंने माँ से पूछा, रात को आपके कमरे में कौन आता है? माँ ने जो बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्होंने इशारे से कहा कि कोई आदमी आता है और उन्हें नशीली गोलियां सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ। माँ को भी नहीं पता था कि वो शख्स कौन था। मेरा शक पहले ससुर जी पर गया। वो ही घर में हर वक्त रहते थे, लेकिन फिर सोचा, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। वो हमेशा भगवान से अपनी मर चुकी बीवी को आत्मा का शांति की प्रार्थना करते हैं। मेरा दिल अजीब सा होने लगा था। एक तरफ ससुर जी, जो बहुत समझदार और अच्छे इंसान थे, दूसरी तरफ मेरा शक देवर पर गया, जो रात को देर तक जागता था। उनके कमरे में टीवी की आवाज आती थी। एक बार उसने मुझसे कहा भी था कि आज बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं आप भाभी, आपकी माँ बहुत खूबसूरत है, वो आपकी माँ नहीं बल्कि बड़ी बहन लगती है। ये बात उसने मेरी शादी के शुरुआती दिनों में ही कही थी। मैंने हंस कर टाल दिया था, लेकिन अब ये बात याद आते ही मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठता है। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उसके साथ गलत हरकत करता है। माँ को लगता था कि उनका साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो बेहोशी में होती थी। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उस शख्स को, एक गूंगी और बीमार औरत को, अपनी हवस का शिकार बनाते हुए शर्म भी नहीं आई। मेरी मुश्किल ये थी कि अगर मैं आवाज उठाती तो तत्काल का दाग मुझे मिल जाता। उमेश बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने पिता और भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुनना सकते थे। वो जितना मेरी माँ का इज्जत करते थे, उतना ही अपने पिता की सेवा भी करते थे। मेरे ससुर जी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने उन्होंने कभी भी माँ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन जो वो शरारत की आड़ में कर रहे थे वो बहुत गलत था। मुझे ससुर जी पर गुस्सा आने लगा। मुझे याद आया कि जब मैं काम
करती थी तो माँ मेरे साथ रसोई में होती थी। ससुर जी कभी रसोई में आकर कहते, मेरे कमरे की बेडशीट बदल दो। मैं रसोई से निकलकर उनके कमरे में जाती। जब रसोई साफ हो जाती तो लौटती वापस। मुझे लगा कि मैं थक गई हूँ, इसलिए मैंने चाय खुद बना ली। वो मुस्कुरा कर चाय का कप लेकर चले जाते थे। उसे मुझे ये बात कम लगती थी, लेकिन अब हर बात पर शक होने लगा था। एक बार वो बाजार से मेरे लिए फल लाए, लेकिन 1 किलो फल अलग से मुझे ले आए थे। बोले, तुम्हारी माँ बहुत कमजोर हो रही है, शायद झिझक की वजह से उनके लिए कुछ नहीं मंगवाती हो, ये सब उन्हें दे देना। उस वक्त मुझे लगा कि वो मेरी माँ का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अब इस शख्स की नज़र से देख रही थी कि एक रात मेरी आंख खुली तो उमेश कमरे में नहीं थे। देर बाद वो लौटे। मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? वो बोले, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पिताजी गहरी नींद में सो जाते हैं तब मैं छत पर जाकर सिगरेट पीता हूँ, वरना उन्हें सिगरेट की गंध पता चल जाती है तो वो मुझे डांटते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, वो आपके फायदे की बात करते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो आम घरों में होती है अब मुझे शक की नज़र से दिखने लगी थी। मेरी माँ इस उम्र में बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। वो एक ऐसी तकलीफ में थी जिसे वो अनजान थी। मेरे लिए हर पल परेशानी बढ़ते जा रही थी। मैं उन्हें ये सच कैसे बताती जो मैंने डॉक्टर से सुना था? वो बोल सकती थी ना, अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी। बाहर से वो चुप थी, लेकिन अंदर इतनी तकलीफ झेल रही थी, मैं समझ सकती थी। अब मैं रोज उमेश से बहाना करती कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे उस शख्स का इंतजार रहता जो मेरी माँ को परेशान करता था। कुछ दिन उमेश चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मुझे उनके चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी। हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। दिन भर ऑफिस में काम करके आते थे तो रात को मेरे साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी दिमागी उलझन में फंसी थी। मुझे उनकी ख्वाहिशों का एहसास नहीं हो पा रहा था। अब तो मैं उनके काम करना भी भूलने लगी थी। रात को उनके कपड़े प्रेस करना भूल गई। वो पहले से मुझसे नाराज थे। सुबह ऑफिस के लिए देर हुई तो गुस्से में खुद अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैंने कपड़े प्रेस करने को कहा तो वे गुस्से में बोले, तुम बस अपनी माँ का ही सेवा करो, तुम्हारे लिए वही जरूरी है। वो उस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा, नाश्ता तैयार है, लेकिन बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से पहले ही बहुत परेशान थी। अब उमेश का ये रवैया देखकर मेरी टेंशन और बढ़ गई। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमेश का मूड बहुत खराब था, इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाने के लिए उनसे पूछा तक नहीं। मैंने पहले ही अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वो बोले, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें समझाना चाहिए। एक दिन भर मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिलता। रात को जब मैं तुम्हें से बात करना चाहता हूँ तब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। मैंने उन्हें बहुत मनाया, वो जल्दी मान भी गए, लेकिन अगली सुबह वो फिर मुझसे बोले, कल रात तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई? वो रात मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी। माँ मेरे साथ गले लगकर रो रही थी। मेरा दिल टूट गया। मैं सोच रही थी कि इस शख्स का क्या करूं। आंसू बहने लगे। कौन था जो ये सब कर रहा था? इस शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, ना ही कोई अपना जिस पर मैं भरोसा कर माँ को छोड़ सकूं। वो बोल भी नहीं सकती थी। मैं उसके रहने का अलग इंतजाम कर देती, लेकिन वो एक मजबूर औरत थी। बुढ़ापे की वजह से उन्हें चलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। वो वॉशरूम तक अकेले नहीं जा सकती थी। मैं भी इस पर उलझन से निकल नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। एक बार माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठी। पास देखा तो उमेश कमरे में नहीं थे। मैं फटाफट बाहर निकली। माँ के कमरे में मेरा देवर था। माँ कुछ खाने की कोशिश कर रही थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि मैं उनकी बात समझ नहीं पा रही थी। वो बस दाएं बाएं हाथ हिला रही थी, जैसे किसी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। मेरा देवर माँ के बिस्तर पर थोड़ी दूर खड़ा था। मुझे देखते ही वो भी घबरा गया। मुझे लगा कि शायद माँ को इस हालत की जिम्मेदार वही है। मैं गुस्से में उसके पास गई और उसका गिरेबान पकड़कर उसे
झटका दे दिया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ऐसा घटिया हरकत करते हुए? उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बोला, भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? पागल हो गई हैं क्या आप? मैं तो आपकी माँ को देखने आया था। कमरे से ये आवाज़ें क्यों आ रही है? मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज मेरी माँ को अपने हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे ससुर और पति दोनों वहां आ गए। मेरा देवर मुझसे अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति मेरे पास आए। मेरा देवर उस वक्त गुस्से में चिल्ला रहा था। वो बोला, आपकी माँ मेरी माँ जैसी है। आपको शर्म आनी चाहिए कि मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। मैं तो सो रहा था। आपकी माँ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर यहाँ दौड़कर आया। अभी उसके पूछने ही वाला था कि आप आ गई। मैंने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़वाया और मुझ पर भड़क गए। वो बोले, तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? इस वक्त इतना चिल्ला क्यों रही हो? आसपास के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? उमेश की बात को नज़रअंदाज करते हुए मैं बोली, आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज रात को मेरी माँ को बेहोश करके उसके साथ। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उमेश ने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं दूर जा गिरी। उमेश बोले, क्या बकवास कर रही हो? जो तुम्हारे मुंह में आएगा वो बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्जाम लगाने वाली? मेरे ससुर भी बहुत गुस्से में आ गए। वो बोले, हमने तुम्हारी सहारा बेसहारा माँ को बहन समझकर अपने घर में जगह दी और ये एहसान फरामोश मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। वही वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। उमेश ने कहा, अब तुम्हारी माँ इस घर में नहीं रह सकती। उनका कहीं और इंतजाम करवा दो। मैं पहले ही इन बातों से बहुत परेशान थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैंने शादी से पहले ही किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी वो खाली भी नहीं कर सकता था। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि चक्कर खाकर गिर पड़ी। अब मुझे होश आया तो उमेश मेरे पास खड़े थे। वो बहुत गुस्से में दिख रहे थे। मुझे ड्रिप लगी थी। डॉक्टर उमेश से मेरे ख्याल रखने की बात कह रहे थे। वो चुपचाप सुन रहे थे। ड्रिप खत्म होते ही वो मुझे घर ले आए। मुझे कमरे में बैठाया गया। उमेश मेरे सामने बैठकर बोले, जो घटिया इल्जाम तुमने मेरे भाई पर लगाया, अगर तुम अपनी माँ का इंतजाम नहीं करती तो मैं तुम्हें रात को ही अलग घर देकर निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश हो गई। इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले गया, पर जो खबर मुझे वहाँ डॉक्टर से मिली उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे खुशी भी हुई, लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ मेरे लिए खुशखबरी थी। लेकिन जो हालात मैं झेल रही थी उसमें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश रहना चाहिए या नहीं। अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपने तकलीफ से थक चुकी थी। उमेश की बात जारी थी। वो बोले, देखो अलीसा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हारी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पिता ने हमें औरत की इज्जत करना सिखाया है। हमारे घर में कभी ऐसी बात नहीं सुनी गई है। जो इल्जाम तुमने मेरे भाई पर लगाया वो बहुत गलत है। तुम मुझसे माफी मांग लो। पिताजी बहुत गुस्से में है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि क्या करना है तुम्हें। वो मुझे हैरानी से देख रहे थे। मैंने उठकर माँ की रिपोर्ट उमेश के सामने रख दी और रोते हुए बोली, इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए? मेरी माँ इसी घर में मेरे साथ रहती है। कोई शख्स उन्हें नशीली गोलियां सुंघाकर बेहोश कर देता है। वो बोल नहीं सकती, ना उस इंसान को पहचान सकती है। जब वो उसके करीब आता है तब वो बेहोश होती है। होश आने पर उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मैं किस पर शक करूं? उमेश, तुम्हारे भाई से माफी मांगने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपना घर बचाने के लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। लेकिन ये बताओ कि जो तकलीफ मैं और मेरी माँ झेल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? तुम मेरे पति हो। तुम्हारी शराफत की मिसाल मोहल्ले वाले देते हैं, फिर मेरी माँ तुम्हारे घर में रहते हुए भी सुरक्षित क्यों नहीं है? इसका कसूरवार कौन है? मेरा लहजा सख्त हो गया। मैं बोली, तुम्हें
देखकर घर तुम्हारे लिए आसान था ताकि तुम लोगों की झूठी शराफत छुपी रहे। अगर तुम इतने सच्चे हो तो एक डीएनए रिपोर्ट रख दो, सच सामने आ जाएगा। और अगर कसूरवार तुम में से कोई निकला तो ये भी बताना कि उसे क्या सजा दी जाएगी। उमेश बोले, अगर कसूरवार हम में से कोई नहीं हुआ तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर देना। जो कसूरवार होगा। कुछ ही दिनों बाद तीनों की डीएनए रिपोर्ट मेरे सामने थी। उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक वो तीनों बेकसूर थे। मैं ये भी सोच सकती थी कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनवाई होगी, लेकिन उमेश मुझे खुद अस्पताल लेकर गए थे। टेस्ट एक जानी मानी लैब में हुआ था। अब मैं और उलझन में पड़ गई। फिर कौन था जो मेरी माँ के साथ ये सब कर रहा था? उमेश ने माँ के कमरे में कैमरे लगवा दिया ताकि हमें पता चल सके कि वो शख्स कौन है। जैसे ही वो माँ के कमरे में आया, उमेश वहां गए और उन्हें पकड़ लिया। उसने उसका नकाब उतार दिया तो हमने हैरान रह गए उसे देखकर। वो हमारी गली का ही एक भिखारी था। माँ के कमरे की खिड़की पीछे की गली की तरफ खुलती थी, जो वहां से अंदर आता था और माँ को नशीली दवा सुंघाकर उसके साथ गलत करता था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उमेश ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली परिवार से। उमेश के साथ जाकर मैंने माँ का डीएनए टेस्ट भी करवाया। फिर सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी जो हमारे सामने होता है वो सच नहीं होता। इसलिए किसी पर इल्जाम लगाने से पहले पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए। अब मेरी माँ स्वस्थ हो गई थी, लेकिन अपनी गूंगी बेचारी माँ को मैं कभी अकेले नहीं छोड़ सकती थी। मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे ससुर, पति, देवर, हम सब खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। जो गलतफहमियां हमारे बीच आ गई थी वो खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा स्टोरी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूले ताकि हमारी मेहनत में रंग भर सके। भगवान आप सभी को खुश रखे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।